सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक ही निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, बिना विलंब किए आप अपनी हेडफोन अपनी कानों पर लगाएं और तैयार हो जाइए भूता तथा डरावनी कहानियों की रोमांचक सफर पे। जय बजरंगबली, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। ये कहानी आज से लगभग 3 साल पहले की है, जब मैं चंडीगढ़ में ही एक प्राइवेट कंपनी में कंस्ट्रक्शन का काम करता था। कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा होता है कि कभी भी आपको काम मिल जाए, जिसके चलते डे नाइट कभी भी कुछ भी शिफ्ट मिल जाता था। मैं कभी भी कहीं भी आने जाने से नहीं डरा था, लेकिन जिस दिन से वो घटना घटी उसके बाद से मैं कभी भी नाइट शिफ्ट के लिए राजी नहीं हुआ। भले मैं पैसे कम ही कमाऊं, लेकिन जिंदगी में मैंने नाइट शिफ्ट ना करने की कसम ही खा ली थी। उस दिन रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। नाइट शिफ्ट करने के बाद मैं पैदल ही ऑफिस से घर की ओर लौट रहा था। वाहन ना होने के कारण बीते 1-1.5 साल से महानगर की सूनी बियावान और लंबी सड़कें हमेशा हमसाया बनकर मेरे साथ चलती है। बाप रे, इतनी लंबी लंबी और भूतिया सड़कें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, बस चलती रहती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं ऐसा घनघोर अंधेरा कि पैर कहाँ पड़ रहे हैं पता ही नहीं चले, तो कहीं खंभों की लाइट से फूटते सफ़ेद झिलमिलाते प्रकाश में नहाती सड़कों की खूबसूरती देखते ही बनती है। रोजाना का रूटीन होने के कारण अब इन सूनी और अंधेरी सड़कों से डर नहीं लगता। इन्हीं सूने और बियावान रास्तों पर दिन में इतना हैवी ट्रैफिक और चहल पहल रहती है कि एक कदम पैदल चलना भी दुभर हो जाए। मई की बेरहम गर्मी, माथे से चूता पसीना, और ऐसे में अचानक हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगे। माथे के पसीने से टकराती ठंडी हवा कितनी शीतलता प्रदान करती है। ऐसे में कौन बेवकूफ होगा जिसका मन गुनगुनाने को नहीं करेगा। गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक आंखें एक जगह पर जाकर ठिठक गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी अधेड़ महिला खड़ी दिखाई दी। करीब 100-125 फीट की दूरी रही होगी। कंधे पर एक छोटा सा बैग लटका था। वहीं पैरों के पास भी एक ब्रीफ केस जमीन पर रखा दिखाई दिया। सफेद प्रिंट वाली साड़ी से जिस करीने से उसने अपना सिर ढक रखा था, उससे तो वो किसी भले घर की ही गृहिणी लग रही थी। लेकिन इतनी रात गए, वो भी शहर के भीतर से गुजरने वाले हाईवे पर, कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मायके या ससुराल वालों ने बस में बिठा दिया हो और किसी कारण से बस लेट होने पर महिला को देर रात यहाँ पर उतरना पड़ा हो। शायद इसका घर यहीं कहीं आसपास ही होगा, या फिर शायद सवारी ऑटो या रिक्शे का इंतजार कर रही हो। लेकिन इतनी रात गए रिक्शा कहाँ मिलेगा? शायद घर का कोई परिजन गाड़ी लेकर आ रहा होगा। शायद यही सोचते हुए मैं उसके बेहद करीब आ गया। नजरों से नजरें टकराई, मगर वो जरा भी नहीं झेपी। मेरी आंखों में बराबर देखती रही, भय का नामो निशान तक नहीं। वरना इतनी अंधेरी रात और सुनी रात में एक अकेली महिला, कम से कम मुझ जैसे मवाली सरीखे इंसान को देखकर तो डर ही जाए। लेकिन वो तो लगातार घूरती रही। चेहरे पर ना कोई हाव ना कोई भाव। हाँ, होठों पर मुस्कान बराबर जमी रही। मैं ही झेप गया। मुझे ही नजरें हटानी पड़ी, कहीं ऐसी वैसी तो नहीं। फिर एकदम से सिर झटक दिया
होगी कोई, मुझे क्या लेना देना। मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ अनजान महिला को क्रॉस कर गया। अनजाने डर और शर्म के मारे मैंने फिर पलटकर नहीं देखा। ना जाने वो क्या सोच बैठे। चलते चलते मैं दूसरी सड़क पर आ गया। अब वो सड़क और महिला पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। कहीं कोई भूत वूत तो नहीं थी। थोड़ी देर पहले भला लगने वाला रास्ता अब भयभीत करने लगा था। मैं जल्द जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहता था। इसी डर के चलते चाल में गजब की तेजी आ गई और बड़े बड़े डग भरने लगा। कुछ दूर बढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैं फिर से गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहा था। करीब पौना किलोमीटर ही चला था कि अचानक से मुंह से चीख निकल गई। वो महिला करीब 100 गज दूर उसके सामने सड़क किनारे ठीक उसी ढंग से खड़ी दिखाई दी। कंधे पर बैग और जमीन पर ब्रीफकेस। यह कब यहाँ आ गई? एक ही रास्ता तो है। ना कोई गाड़ी निकली और ना ही वह पैदल दौड़ती हुई मुझसे आगे निकल गई। मेरा पूरा शरीर मारे डर के पसीने से तरबतर हो गया। लगा कि आज की रात आखिरी रात है। वो भूतिया औरत कुछ देर में मुझे चबा चबा कर खा जाएगी। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल तुरंत ही आने लगे। दिन में मैं बड़ा बहादुर बनता था। हॉरर मूवीज भी ज़्यादा देखता था और अपने दोस्तों के बीच शेर बनता था। लेकिन उन्हीं हॉरर मूवीज के सारे सीन्स एक पल में मेरे दिमाग में कौंध सी गई। मैं बेतहाशा होकर भागा। इतनी तेज कि पता ही नहीं चला कि वो औरत कब पीछे रह गई। भागता रहा। सांसें थौकने सी चल रही थी। लेकिन उस रात को पता नहीं क्यों ना ही सड़कें खत्म हो रही थी और ना ही मेरे कदम रुक रहे थे। मैं बस भागता जा रहा था। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे सामने से एक ऑटो आता दिखाई दिया। मैं ऐसे रोड के बीच में ही कूद कूद के ऑटो वाले को रोकने के लिए हाथ से इशारा करने लगा। वो ऑटो मेरे एकदम पास में आके रुक गया। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा कि भाई मुझे पास वाले कॉलोनी में छोड़ दोगे? जितने पैसे मांगोगे मैं दे दूंगा। उस ऑटो वाले ने मुझसे कुछ नहीं कहा और ऑटो को पीछे मोड़कर मुझे हाथ के इशारे से बैठने को कहा। मैं एकदम खुश होकर जल्दी से ऑटो में बैठ गया। जान बची लाखों पाए। ये बड़बड़ाते हुए मैं इधर उधर देखने लगा। अचानक से मेरी नज़र ऑटो के सामने वाले मिरर पे गई तो देख के एकदम सा दंग रह गया। वो ऑटो वाला मुझे अजीब निगाहों से घूर रहा था। उसके चेहरे को जब ध्यान से देखा तो उसी औरत की तरह इसके चेहरे पे भी कोई भाव नहीं थे। चेहरा एकदम सूखा हुआ और आंखों की पुतलियां एकदम सूखी हुई। उसकी ये भाव देखकर मैं अंदर ही अंदर कांप गया। मैं चाह के भी न ऑटो से उतर सकता था और ना ही उसको रोकने के लिए बोल सकता था। बस मन ही मन भगवान का नाम जप रहा था। कुछ दूर जाने के बाद वो ऑटो वाला बोल पड़ा, कहाँ उतारूं? उसकी आवाज एकदम फीकी सी थी। मैं उसकी आवाज सुनकर थोड़ा सहम गया और अपनी नज़र बाहर की तरफ दौड़ाई। जैसे ही मैं बाहर का नज़ारा देखा तो सामने एक सुनसान जगह था। शायद ये जगह जानी पहचानी थी। दिमाग पे जोर दिया तो दिल धक से रह गया। ये तो शमशान घाट था। पूरे तरीके से मेरा पूरा बदन थर थर कांपने लगा और वापस जैसे ही मैं ऑटो वाले की तरफ मुड़ा वो उसी औरत की तरह मुझे देख
मुस्कुरा रहा था। मैं झटक कर ऑटो से उतरा और पीछे की तरफ लगा भागने। वो ऑटो वाला ठहाके लगा के जोर जोर से हंसने लगा और धीरे धीरे ऑटो चलाते हुए मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैं जोर जोर से हर हर महादेव, जय हनुमान चिल्लाए जा रहा था। उस रात को मेरे दिमाग में जितने भी भगवान थे सबका नाम ले लिया, ताकि किसी एक भगवान को भी मुझ पे रहम आ जाए और वो मेरी जान बचा ले। कुछ दूर भागने के बाद मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर को देख मेरे अंदर थोड़ा सा हौसला आया। मेरे कदम और तेज हो गई। पीछे एक बार मुड़ के भी देखा तो वो ऑटो वाले की स्पीड थोड़ी कम हो गई थी, जिससे मुझे समझ आ गया था कि भगवान का ही करिश्मा है। मैं भागकर मंदिर के पास पहुंच गया और वहां जाकर धम्म से गिर गया। होश आया तो देखा सुबह हो चुकी थी और मेरे पास एक पुजारी जी बैठे हैं। वो मुझे बोले, घबराओ मत, तुम सुरक्षित हो। कहाँ के रहने वाले हो? मैंने तो पहले थोड़ा सा पानी मांगा और गटागट पूरा पानी पीकर पुजारी जी को बोला, पास के ही कॉलोनी का रहने वाला हूँ। तो वो मुझसे बोले, जब मैं सुबह आया तो तुम बेसुध होकर यहाँ गिरे पड़े थे और नींद में कुछ बड़बड़ा भी रहे थे। तुम्हारी दशा देख मुझे समझ में आ चुका था कि किसी ऊपरी चक्कर के माया में तुम फंस चुके थे। भगवान की कृपा और तुम्हारी साहस से तुम अपनी जान बचा पाए हो। खैर, मैं पुजारी जी से ज़्यादा बात न करके अपने घर की तरफ निकल गया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर वाले रात से ही परेशान होंगे। मैं जैसे ही घर गया तो देखा कि मेरे घर में भीड़ लगी है और पुलिस वाले भी खड़े हैं। जैसे ही मेरे घर वालों ने मुझे देखा तो दौड़ के मेरे पास आए। सबकी रोनी जैसी सूरत बनी हुई थी। मुझसे सब पूछने लगे, रात भर कहाँ थे? मैंने उन्हें कुछ भी बताना उचित नहीं समझा, इसलिए झूठ बोल दिया कि चोर उचक्के मेरे पीछे पड़ गए थे। जैसे तैसे करके जान बचा पाया हूँ। मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि उस वक्त पुलिस भी मौजूद थी और वो अगर सच्चाई सुनते तो शायद मुझे पागल या गलत ही समझते। खैर, उस वक्त सभी चले गए। उस बात को बीते कुछ दिन हो गए। अब मैं रोज ऑफिस से 7 बजे तक अपने घर वापस आ जाता था। एक रोज मैं अपने ऑफिस में कुछ कागजात ढूंढ रहा था, तभी मेरी नज़र कुछ दिन पहले के अखबार पे एक खबर पे पड़ी। टाइटल पढ़ के ही मेरे होश उड़ गए। लिखा था कि सड़क हादसे में नवविवाहित स्त्री की ऑटो वाले के साथ ही हुई मौत। मैं जल्दी जल्दी से पूरी खबर पढ़ने लगा। लिखा था कि हाईवे मेन रोड पे नवविवाहित अपने ससुराल से झगड़ा कर वापस अपने मायके जा रही थी। बस से उतर वो ऑटो में बैठ अपने घर जा रही थी कि तभी एक ट्रक हाई स्पीड से आके ऑटो से टकरा गई। घटना स्थल पे ही दोनों की मौत हो गई। ये खबर पढ़ के मेरे होश चारों खाने चित हो गए। मुझे सारा माजरा समझ में आ चुका था कि जो मेरे साथ हादसा हुआ था, जो औरत और ऑटो वाला मुझे दिखा था, ये उन्हीं की खबर है और उनके मरने के बाद उनकी आत्मा वहीं पे भटक रही है। ऑफिस में एसी चलने के बावजूद भी मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया। मैं तुरंत उस अखबार को बाहर फेंक दिया। उस दिन के बाद से मैं कभी भी भूत प्रेत ये सब का ना ही मजाक बनाया और ना ही
कभी अपने दोस्तों के बीच शेर बनने का कोशिश किया। मेरा पूरा नजरिया इनके प्रति बदल चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मैं नेपाल के जनकपुर से थोड़ा दूर एक गांव जिसका नाम महुआ है वहां का रहने वाला हूं। क्योंकि जनकपुर इंडिया के एकदम बॉर्डर के पास में है, इसलिए मुझे हिंदी एकदम अच्छे से आती है। मेरा परिवेश ग्रामीण इलाके में हुआ है। ये कहानी आज से लगभग 20 साल पहले की है, जब मैं 15 साल का था। उस समय मेरे परिवार में चाचा, बड़े पापा, दादा दादी सब एक साथ रहते थे। मतलब हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार था। छोटे चाचा से मेरा लगाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उनकी शादी अभी नहीं हुई थी, इसलिए मैं उनके साथ ही सोता था। वो हर रात तरह तरह की बातें, कहानियाँ और दुनिया में क्या चल रहा है वो बताते रहते थे। मुझे बहुत मज़ा आता था। अधिकांश बातें और कहानियाँ भूतों की होती थी, जिसको मैं बड़ी दिलचस्पी से सुना करता था। एक रात मैंने चाचा जी से सुना कि गांव की नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेता है और उसके हंसने की आवाज़ बहुत डरावनी होती है, जो दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने भी देखा उनमें से कुछ तो मर गए और बचे हुए उसके भयानक रूप के बारे में किसी को नहीं बताते थे। गांव के लोग डर के मारे उसका नाम लेने के बजाय वो ही कहते थे। मुझे चाचा की बात पे हंसी ही आ गई और फिर चाचा से बोला, चाचा क्या आप मुझे अभी डराने की सोच रहे हैं? लेकिन आज पहले की तरह चाचा मजाक के मूड में नहीं थे। वो गंभीर होकर बोले, तुझे मजाक लगे या सच, लेकिन कभी भी उस नदी के पार नहीं जाना। भैया तुझे मना किए हैं ना बचपन से ही? मैंने कहा, हाँ मना तो किया है, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता, इसलिए वो मना करते हैं कि कहीं मैं पानी में डूब ना जाऊं। लेकिन चाचा मेरी बात को सुनकर बोले, देख तू छोटा था, इसलिए तुझसे आज तक सच बात नहीं बताया गया ताकि तुझे डर नहीं लगे। लेकिन अब तो तू बड़ा हो गया है और हम नहीं चाहते कि तुझे कोई ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाए। खैर चाचा से मैंने ज़्यादा बहस करना सही नहीं समझा। मैंने कहा, ठीक है नहीं जाऊंगा, और इतना बोलकर मैं सो गया। अगली सुबह जैसे ही मैं जगा तो ब्रेकफास्ट ये सब जल्दी जल्दी करके अपने दोस्तों से मिलने चला गया। गांव में मेरे बहुत हम उम्र के दोस्त थे। जैसे ही मैं वहां पे गया, कल रात की सारी बात अपने दोस्तों को बताई और बोला, क्या तुम लोगों को इसके बारे में पता है? तो रवीश, जो हम सभी से थोड़ा बड़ा था, वो बोला, हाँ मैंने सुना है और ये बात बिल्कुल सच है। मेरे घर के बगल में एक दादाजी थे जो गलती से अपनी भैंसों को लेकर नदी के उस पार टीले पर चले गए थे। उसके बाद पता नहीं घर आते ही उनको अजीब सी आवाज़ें आती और लोग भी दिखाई देते। वो ऐसे इशारे भी करते थे, लेकिन किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता था सिवाय उनके। कई लोग ये बोलते हैं कि वो पागल हो गए हैं और कुछ लोग तो यहाँ तक ये भी कहते हैं कि बुढ़ापे के चलते हुआ ऐसा। लेकिन बात ये गौर करने वाली है कि जिस दिन से वो नदी के पार गए, उसी दिन से वो बूढ़े या पागल हो गए। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और एक दिन वो जोर जोर से
कुछ चिल्लाते हुए नदी की तरफ भाग गए। कुछ गांव के लोग भी उनके पीछे भागे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो पानी में छलांग लगा चुके थे। बहुत ढूंढा गया उन्हें, लेकिन कहीं भी नहीं मिले। अगली सुबह उनकी लाश नदी के किनारे तैर रही थी। ये सब सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं जानना चाहता था कि आखिर ये बात सच है क्या। मैंने अपने दोस्तों से कहा, तुम सभी चलोगे क्या मेरे साथ उधर? देख आते हैं कौन सा भूत है भाई। ये सब मन का वहम होता है, आज तक हमें तो नहीं दिखा। मैं ऐसे मजाकिया अंदाज में बोला, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों की हालत एकदम खराब हो गई। उनके चेहरे से ही ऐसा लग रहा था कि वो सभी खौफ के मंजर में डूबे हुए हैं। कुछ तो डर कर अपने घर की तरफ चल दिए और कुछ मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। अब हम 3 दोस्त, मैं, बिट्टू और पवन, नदी की तरफ चल पड़े। बीच बीच में हम मस्ती मजाक करते हुए इधर उधर की बातें भी करते जा रहे थे। हम सभी को जल्दी से उस नदी के किनारे पहुंचना था और हमें कोई ना देखे इसलिए खेतों से जा रहे थे और आसपास कोई था भी नहीं। वैसे हम सभी नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके एक बंजर जगह पर पहुंच गए, जहां बहुत से आम के पेड़ थे जिसके ऊपर आम जैसे फल लगे थे। उसके अंदर कुछ रूई जैसा होता है। हमें बाद में पता चला कि रात को उस पर थूक देने से वो पीछे पड़ जाता है। पवन ने आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने की वजह से वहीं पौधे पर थूक दिया। अचानक हमें पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। आवाज ध्यान से सुनने पर लगा कि कोई महिला ऐसे धीमे स्वर में हंस रही है। हमने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मुझे अब थोड़ा सा डर लगने लगा और मन में चाचा की बात बार बार खटकने लगी। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि इस बार हम सभी को किसी औरत की रोने की आवाज आई। हम डर कर घर की तरफ भागे और गांव के मुख्य सड़क पे पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते में था। जब वो साथ साथ चल रहे थे, तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले। वो बोले कि बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, और वो तीनों साथ में चल पड़े। बिट्टू के घर के पास हनुमान जी की मंदिर थी। दूर से ही मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा दिख रहा था। अचानक से ही पवन के पापा के कदम वहीं पे ठिठक गए। हम तीनों भी उनके साथ साथ रुक के उनकी तरफ देखने लगे। उनके चेहरे को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो किसी बात से बहुत परेशान थे। मैंने उनसे कहा, ताऊ जी क्यों रुक गए, चलिए। तो वो ऐसे असमंजस भाव से बोले, चलो आज दूसरे रास्ते से चलते हैं। मैं अभी कुछ बोलता कि उसके पहले ही पवन बोल पड़ा, चलो ना पापा, इसी रास्ते से ही चलते हैं। बिट्टू को भी घर छोड़ देंगे और हनुमान जी के दर्शन भी कर लेंगे। लेकिन जैसे ही पवन हनुमान जी का नाम लिया, उसके पापा ऐसे जोर से चीख के बोले जिससे हम चारों के होश उड़ गए। वो बोले, तुमको बोला ना दूसरे रास्ते से चलते हैं। हमें ये थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस बात से इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। पवन अपने पापा को आज तक इतने ज्यादा गुस्से में कभी नहीं देखा था। खैर, मैं और पवन उसके पापा के साथ दूसरे रास्ते से चल दिए।
और बिट्टू अपने घर की तरफ चला गया। अभी हम कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि तभी मंदिर की घंटी बजने लगी। घंटी की आवाज सुनते ही पवन के पापा लगे जोर जोर से कराहने और अपने कानों को बंद कर उसी टीले की तरफ सरपट दौड़ लगा दिए। पल भर में वो हमारे आंखों के सामने से ओझल हो गए। हमें अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, क्योंकि एक तो शाम हो रही थी और दूसरा वो आवाजें उधर से ही आ रही थी। तो हमें हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई कि उनके पीछे जाएं। हम दोनों मायूस होकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर अपने घर की तरफ जाने लगे ताकि गांव से मदद लेकर पवन के पापा को ढूंढने जाएं। जैसे ही हम दोनों अपने घर के पास गए तो वहाँ जो हमने देखा, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे चाचा और पवन के पापा दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। मेरा पूरा शरीर पल भर में पसीने से तर-बतर हो गया। हम दोनों को सारी बात समझ में आ गई थी कि वो जो इंसान हमारे साथ था वो बहरूपिया पवन के पापा नहीं था। वो था जो अपना रूप बदल कर हमें भरमा कर उसी टीले पर लेकर जाना चाहता था। तभी पवन अपने पापा के पास जाने के लिए आगे बढ़ा। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ मत बोलना, वरना हमें डांट पड़ जाएगी। पवन भी मेरी बात मानकर चुप हो गया। हम दोनों चुपचाप अपने अपने घर जाने लगे। जब मैं अपने घर गया तो चाचा मुझसे पूछे कहाँ गए थे। मैंने चाचा जी को झूठ बोल दिया कि मंदिर के पास संध्या आरती के लिए गया था। उस दिन के बाद से मैं कभी भी नदी के उस पार टीले की तरफ नहीं गया। मेरे अंदर जो भूत ये सबको ना मानने की चूल थी वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। कई रात को मुझे सपने में वही इंसान आता। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठता और जब अपने आप को अपने बिस्तर पे पाता तब जाके सुकून की सांस लेता।